नमस्कार, आप देख रहे हैं बीसीसी न्यूज। मैं हूं रमा धीमान। आइए बुलेटिन की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस। हाईकोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी, सुरक्षा एजेंसियां रही हाई अलर्ट पर। छत्तीसगढ़ बजट को लेकर मिली जुली प्रतिक्रिया, भाजपा ने कहा दीर्घकालिक तो कांग्रेस ने निराशाजनक। निगम प्रशासन की उदासीनता, बंद पड़े हैं आरओ वाटर प्लांट। और यादव समाज उतरा विरोध में, विवादित पिक्चर पर रोक की मांग। हेडलाइंस के बाद खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी भरा एक ईमेल मिला है। सुबह आए इस संदेश में हाईकोर्ट परिसर को निशाना बनाने की बात लिखी गई थी। सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन हरकत में आ गया। एसएसपी रजनीश सिंह खुद पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और पूरे कोर्ट परिसर की सुरक्षा बढ़ा दी गई। हाईकोर्ट की सभी एंट्री और एग्जिट पॉइंट पर सख्ती कर दी गई है। आने जाने वालों की जांच की जा रही है और हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही है। अन्य सुरक्षा एजेंसियां भी एहतियातन तैनात कर दी गई हैं। पुलिस और साइबर टीम ईमेल भेजने वाले का पता लगाने में जुटी हुई है। सर्वर आईपी एड्रेस और डिजिटल ट्रेल की जांच की जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पूरी तैयारी है और जांच पूरी होने तक सुरक्षा में कोई ढिलाई नहीं बरती जाएगी। गौरतलब है कि पिछले कुछ महीनों में राज्य के कई जिला अदालतों को भी इसी तरह की धमकी भरे ईमेल मिल चुके हैं। करीब 1 महीने पहले सरगुजा, राजनांदगांव, धमतरी और जगदलपुर जिला अदालतों को धमकी मिली थी। वहीं 2 महीने पहले राजनांदगांव और बिलासपुर जिला कोर्ट को भी आरडीएक्स से उड़ाने की धमकी दी गई थी। उन मामलों में भी डॉग स्क्वाड और बम निरोधक दस्ते ने जांच की थी, लेकिन कुछ संदिग्ध नहीं मिला था। फिलहाल हाईकोर्ट परिसर में सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह सतर्क है और पुलिस मामले की गहराई से जांच कर रही है। लिंगियाडीह में जारी धरना प्रदर्शन अब 100 दिनों के करीब पहुंच चुका है। लिंगियाडीह को बचाने की मांग को लेकर स्थानीय लोग लगातार आंदोलन कर रहे हैं। लंबे समय बाद प्रशासन हरकत में आया। नगर निगम आयुक्त ने आंदोलनकारियों और कांग्रेस नेताओं की बैठक बुलाई। यह बैठक विकास भवन के सभापति कक्ष में आयोजित की गई। हालांकि बैठक में कोई ठोस समाधान नहीं निकल सका। लिंगियाडीह के स्थानीय लोग पिछले 3 महीने से धरने पर बैठे हैं। उनका कहना है कि क्षेत्र से जुड़े मुद्दों पर प्रशासन ने अब तक स्पष्ट रुख नहीं अपनाया है। आंदोलन को समर्थन देने कांग्रेस के पार्षद दल के नेता प्रतिपक्ष भारत कश्यप, पार्षद दिलीप पाटिल, वरिष्ठ कांग्रेस नेता प्रमोद नायक, जितेंद्र तिवारी और अंकित गौराहा समेत अन्य पदाधिकारी बैठक में मौजूद रहे। बैठक के दौरान आंदोलनकारियों ने अपनी मांगे दोहराई, लेकिन निगम प्रशासन की ओर से कोई ठोस आश्वासन नहीं दिया गया। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि अगर जल्द सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। कांग्रेस नेताओं ने कहा, लिंगियाडीह के लोग लंबे समय से धरने पर बैठे हैं। विकास भवन में हुई बैठक, लेकिन अब तक कोई ठोस आश्वासन नहीं मिला है। प्रशासन को स्पष्ट निर्णय लेना चाहिए। वहीं नगर निगम आयुक्त प्रकाश कुमार सर्वे ने कहा कि सभी पक्षों को सुनने के बाद आगे की कार्रवाई नियमानुसार की जाएगी। कुछ विषय न्यायालय में लंबित होने के कारण प्रक्रिया विधि सम्मत तरीके से आगे बढ़ेगी। निगम आयुक्त फिलहाल लिंगियाडीह का आंदोलन जारी है और 100 दिन पूरे होने में कुछ ही दिन बाकी है। अब देखना होगा कि प्रशासन कब तक इस मुद्दे पर ठोस निर्णय लेता है। लिंगियाडीह के लोगों का बहुत दिन से वहाँ पे धरने पे बैठे हुए हैं। बीच में हम लोग भी प्रयास किए थे उनसे बातचीत करने का, लेकिन बीच में आ नहीं पाए थे। तो आज हमने उसको बुला करके जो प्रभावित व्यक्ति हैं तो बातचीत करने के लिए उनका क्या क्या इश्यूज़ है उस मुद्दे पे बात हुई है कि उनको लोग क्या चाहते हैं, क्योंकि वो मैटर कोर्ट में है। तो हम लोग आगे जो भी प्रोसीडिंग करेंगे आगे कोर्ट के निर्णय के आधार पर आगे। जो लिंगियाडीह में लगातार लिंगियाडीह के जो स्थानीय लोग हैं लिंगियाडीह को बचाने के लिए आंदोलन कर रहे हैं और 3 दिन बाद इस आंदोलन का 100वां दिन पूरा होगा और मुझे लगता है कि सरकार की ये मंशा नहीं है कि किसी भी दिन किसी भी स्थिति में आंदोलन 100 दिन तक चले। और आज नगर निगम आयुक्त ने बुलाकर प्रभावितों से बैठक की है, लेकिन उन्होंने कोई ठोस आश्वासन अभी तक लिंगियाडीह वासियों को नहीं दिया। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रविंद्र कुमार अग्रवाल की डिवीजन बेंच ने रेलवे भूमि पर कब्जा करने को लेकर महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। हाईकोर्ट ने स्पष्ट कहा कि बिना वैध और नवीनीकृत लीज के रेलवे की जमीन पर कब्जा रखने का कोई अधिकार नहीं है। वहीं केवल लीज, किराया या टैक्स जमा करने पर भी कब्जाधारी का जमीन पर कानूनी अधिकार नहीं बनता।
डिवीजन बेंच ने इस आधार पर दीप चंद कछवाहा की अपील को खारिज कर दिया। दरअसल बिलासपुर रेलवे जोनल मुख्यालय के रेलवे स्टेशन और आसपास के इलाके में डेवलपमेंट का काम चल रहा है। इसके चलते रेलवे प्रशासन ने जमीन पर कब्जा करने वालों के खिलाफ बेदखली की कार्रवाई शुरू कर दी है। इस कार्रवाई के दौरान रेलवे की जद में आने वाले मकान और दुकानों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। अरुण साव ने राज्य विधानसभा में प्रस्तुत वर्ष 2026-27 के बजट को विकसित छत्तीसगढ़ की दिशा में निर्णायक कदम बताया। उन्होंने कहा कि वित्त मंत्री ओपी चौधरी द्वारा पेश किया गया यह बजट विष्णुदेव साय सरकार के संकल्पों के अनुरूप है और राज्य के समग्र विकास को नई गति देगा। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि यह बजट शहर से लेकर गांव तक हर क्षेत्र और हर वर्ग को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। इसमें अनेक नई योजनाओं और नवाचारी प्रावधानों को शामिल किया गया है। शहरी विकास को गति देने के लिए मुख्यमंत्री आदर्श शहर समृद्धि योजना तथा सड़क अधोसंरचना को मजबूत करने हेतु द्रुतगामी सड़क संपर्क योजना का प्रावधान किया गया है, जिससे कनेक्टिविटी और सुविधाओं में व्यापक सुधार होगा। साव ने कहा कि नया बजट राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूत आधार देगा और युवाओं, किसानों, महिलाओं तथा व्यापारियों के लिए नए अवसर सृजित करेगा। सरकार का लक्ष्य समावेशी विकास सुनिश्चित करना है ताकि हर नागरिक तक योजनाओं का लाभ पहुंचे। उन्होंने विश्वास जताया कि यह बजट छत्तीसगढ़ को तेजी से विकास की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाएगा। विष्णुदेव साय जी की सरकार का तीसरा बजट वित्त मंत्री ओपी चौधरी जी ने हमारे नए और ऐतिहासिक विधानसभा भवन में प्रस्तुत किया है और यह बजट हम जिस संकल्प को लेकर सरकार में आए हैं, हमने बनाया है हम ही संवारेंगे। छत्तीसगढ़ को संवारने का ये बजट एक एक क्षेत्र, एक एक वर्ग को ध्यान में रखकर ये बजट बनाया गया है और विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण का ये बजट है। अलग अलग अनेक महत्वपूर्ण नई योजनाएं प्रारंभ हुई है। मुख्यमंत्री आदर्श शहर समृद्धि योजना शहरों के विकास के लिए नगरीय प्रशासन विभाग के लिए नई योजना बनी है। मुख्यमंत्री दूरगामी सड़क योजना लोक निर्माण विभाग में नई योजना आई है। ऐसे अनेक नवाचार, नई योजनाएं इस बजट में समाहित किया है और इसलिए हमारे उस संकल्प को पूरा करने वाला बजट है। हमने बनाया है हम ही संवारेंगे। छत्तीसगढ़ को संवारने का बजट है। विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण का हमारा संकल्प है। छत्तीसगढ़ को विकसित बनाने का ये बजट है। छत्तीसगढ़ के वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट को लेकर राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर मिली जुली प्रतिक्रियाएं सामने आई है। राज्य के वित्त मंत्री ओपी चौधरी द्वारा विधानसभा में पेश किए गए लगभग 1.72 लाख करोड़ रुपए के इस बजट को सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी ने विकासोन्मुख और दीर्घकालिक दृष्टि वाला बताया है। वहीं विपक्षी कांग्रेस ने इसे दिशाहीन और जन अपेक्षाओं से दूर करार दिया है। भाजपा नेताओं का कहना है कि संकल्प थीम पर आधारित यह बजट केवल घोषणाओं तक सीमित नहीं बल्कि क्रियान्वयन पर केंद्रित है। सरकार के अनुसार इसमें किसानों के लिए ब्याज मुक्त ऋण, बालिकाओं को 18 वर्ष की आयु पर 1.5 लाख रुपए देने की योजना, महिला सशक्तिकरण हेतु महतारी सदन निर्माण, लखपति दीदी भ्रमण योजना, डेयरी विकास, नए उद्योगों की स्थापना और स्वास्थ्य शिक्षा ढांचे के विस्तार जैसे प्रावधान शामिल है। इसे ग्रामीण अर्थव्यवस्था, रोजगार और आधारभूत संरचना को गति देने वाला बजट बताया जा रहा है। वहीं कांग्रेस ने बजट पर सवाल उठाते हुए कहा कि इसमें महंगाई, बेरोजगारी और किसानों की वास्तविक आय बढ़ाने के लिए ठोस कदमों का अभाव है। विपक्ष का आरोप है कि कई योजनाएं केवल घोषणात्मक है तथा राजस्व संसाधनों की स्पष्ट रणनीति प्रस्तुत नहीं की गई। कांग्रेस नेताओं का यह भी कहना है कि सामाजिक क्षेत्र में वास्तविक व्यय वृद्धि अपेक्षा से कम है। राजनीतिक मतभेदों के बीच विशेषज्ञों की राय अपेक्षाकृत संतुलित दिखे। अर्थशास्त्रियों के अनुसार बजट में पूंजीगत व्यय और सामाजिक योजनाओं के बीच संतुलन बनाने का प्रयास किया गया है। हालांकि प्रभावी क्रियान्वयन और वित्तीय अनुशासन इसकी सफलता तय करेंगे।
व्यवसायी और युवाओं ने भी इस बजट की सराहना की। कुल मिलाकर यह बजट राजनीतिक रूप से बहस का विषय बन गया है, जहां सत्ता पक्ष इसे समावेशी विकास की दिशा में बड़ा कदम बता रहा है, जबकि विपक्ष इसे अपेक्षाओं से कमतर और निराशाजनक मान रहा है। यह जो बजट है, जो छत्तीसगढ़ राज्य को 2047 तक विकसित छत्तीसगढ़ बनाने के लक्ष्य को लिया हुआ राज्य स्थापना के समय बजट का जो कुल संख्या आंकड़े थे वो 5700 करोड़ के थे, और आज हमने देखा कि 1,72,000 रुपए का ये बजट विष्णुदेव साय जी की सरकार ने, हमारे वित्त मंत्री ने प्रस्तुत किया, जो सभी आयामों को स्पर्श करता है, चाहे महिलाएं हो, चाहे युवा हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे पिछड़ी जाति के लोग हो, चाहे भूर नक्सल क्षेत्र के लोग हो, हर वर्ग की इस बजट ने चिंता की है। और निश्चित रूप से हम मानेंगे कि आने वाले समय में इस बजट के माध्यम से छत्तीसगढ़ की दशा और दिशा दोनों ही बदलेंगे। बिलासपुर के लिए तो आप देख रहे हैं कि बड़े बड़े सौगात बिलासपुर को मिले हैं, जिसमें प्रमुख रूप से हम ये बोले कि राजीव गांधी चौक से सीपत चौक तक फ्लाईओवर का निर्माण। अभी हम देख रहे हैं कि ट्रैफिक से हम लोग सब परेशान हैं, और हर किसी को यह लग रहा है कि बिलासपुर में एक वैकल्पिक मार्ग होने चाहिए। सरकार ने इस हमारी मंशा के अनुरूप कार्य को स्वीकार कर लिया है, और सबसे पहला एक बड़ा फ्लाईओवर दिया। कैंसर संस्थान के सेटअप के लिए उन्होंने मंजूरी दी। कल ही हमारे बेलतरा क्षेत्र में 6400 करोड़ रुपए के परियोजना को सरकार ने मंजूरी दी। तो बिलासपुर के लिए भी बहुत कुछ लिया हुआ है बजट। का जो बजट है 2026-27 का बजट है, जो युवाओं में, किसानों में और मातृशक्ति पर विशेष ध्यान देके बजट को पेश किया गया है। इसमें मतलब युवाओं के भविष्य के लिए भी और उनके भविष्य को सुरक्षित करने के लिए यह बजट है, जिसमें उड़ान, शिखर, मंजिल जैसी योजनाओं के माध्यम से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं को आर्थिक सहायता मिले। उसके अलावा भी महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर भी बजट में अहम फैसले लिए गए हैं। महिलाओं के नाम पे, जैसे कि महिलाओं के नाम पे जो जमीन की अब रजिस्ट्री होगी, तो उसमें पंजीयन शुल्क भी 50% की छूट है, उसमें 50% की छूट मिल रही है। उसके अलावा जो रानी दुर्गावती योजना के तहत 18 वर्ष पूर्ण करने वाली बेटियां, उनको भी 1.5 लाख रुपए की सहायता राशि हमारी सरकार देगी। और इसके अलावा भी बजट में बहुत सारे जितने भी वर्ग हैं सबको हित में रख के और बजट को पेश किया गया। छत्तीसगढ़ सरकार का जो बजट आया है उसमें बिलासपुर शहर के लिए कई सारे फ्लाईओवर्स, हॉस्पिटल्स और महिलाओं के लिए कई सारी सुविधाएं दिया है। ये अपने शहर के लिए और सबके लिए ये बजट अच्छा है। और बजट अच्छा दिया गया है, भविष्य देख के अच्छा दिया गया है। बिलासपुर जैसे ट्रैफिक सुविधा के लिए जो फ्लाईओवर बना रहे हैं, या जो कैंसर का सेटअप बिलासपुर में हो रहा है, इससे बिलासपुर का विकास होगा, बिलासपुर को, जनता को आराम मिलेगा। लेकिन हवाई सेवाओं में जो हमारे विस्तार होना है वो कई वर्षों से हो नहीं पा रहा है। अगर हवाई सेवा में विस्तार करते हैं तो मेरे बिलासपुर की बहुत तरक्की होगी, व्यापारियों को, शहर को, सबको फायदा होगा, मेडिकल का फायदा होगा, एजुकेशन का फायदा होगा। हवाई विस्तार ध्यान दिया जाए। कुल मिला के बजट व्यापारियों के लिए अच्छा है। देखिए, छत्तीसगढ़ का जो बजट है बेहद निराशाजनक है। ना उसमें युवाओं को ध्यान में रखकर उनके लिए कोई प्रावधान किया गया है रोजगार के संबंधी, ना ही महिला सुरक्षा या महिलाओं के उत्थान के लिए कोई बजट में प्रावधान है, और ना ही किसानों की आय दोगुनी करने का जो इनका बहुत पुराना वादा है कि 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य रखते थे, उस दिशा में भी कोई विशेष प्रावधान इस बजट में नजर नहीं आ रहा है। एक ओपी चौधरी जी का एक हास्यास्पद जो मैं बयान कहूंगा कि दीर्घकालिक बजट को ध्यान में रखते हुए 2047 की बात ये करते हैं, और उसको 2030 तक मध्यकालिक बजट के हिसाब से हम ये बजट पेश कर रहे हैं, ऐसा उनका कहना था। बजट हर साल पेश होता है। आपको एक वर्ष में क्या आप कर सकते हैं, क्या आप बेहतर कर सकते हैं प्रदेश के विकास के लिए, प्रदेश की जनता के विकास के लिए, उनके शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के लिए, इसलिए हर साल बजट का एक प्रावधान है। लेकिन आप एक साल की बजट का लक्ष्य को न कहकर आप दीर्घकालिक की बात करके लोगों को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। निश्चित रूप से पूरी तरह से निराशाजनक और छत्तीसगढ़ को बर्बाद करने वाला ये बजट हम लोग को नजर आ रहा है। बिलासपुर को लेकर क्या बिलासपुर को लेकर बिलासपुर के विकास के लिए भी कोई विशेष प्रावधान नहीं है बजट में। कहने से विकास नहीं होगा,
विकसित बिलासपुर बनाएंगे, दूसरा सबसे बड़ा शहर है, ऐसा इनका कहना है, दावा है। लेकिन बिना बिना पैसे के, बिना बजट के ना आप विकास कर सकते, ना किसी प्रकार से विकास की एक परिकल्पना कर सकते। तो निश्चित रूप से बिलासपुर के लिए भी बहुत ही निराशाजनक ये बजट रहा। लेते हैं छोटा सा ब्रेक। पिछले 17 वर्षों से रियल एस्टेट के क्षेत्र में दे रहे हैं अपनी सेवाएं और लगातार शहर की जनता को एक नई लिविंग लाइफस्टाइल। अपने कार्यों एवं सेवाओं के माध्यम से लाखों लोगों की उम्मीदों को दिया है आकार। इसलिए जिले में ही नहीं, पूरे प्रदेश में इनकी पहचान है बरकरार। आपके सपनों के घर को हकीकत में बदल कर है दिखाना, इसलिए आपके लिए लेकर आए हैं भाटी आशियाना। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिलासपुर जिले में आम लोगों को सस्ती दर पर स्वच्छ और शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से नगर निगम द्वारा शहर के विभिन्न प्रमुख स्थानों पर आरओ वाटर प्लांट स्थापित किए गए थे। इन प्लांट के माध्यम से नागरिक मात्र 1 से 2 रुपए का सिक्का डालकर साफ और ठंडा पेयजल प्राप्त कर सकते थे, जिससे खास तौर पर राहगीरों, मरीजों के परिजनों और आम जनता को काफी राहत मिलती थी। नगर निगम द्वारा लगाए गए ये आरओ वाटर प्लांट शहर के प्रमुख स्थानों जैसे नेहरू चौक, राघवेंद्र राव सभा भवन और जिला अस्पताल सहित अन्य सार्वजनिक जगहों पर स्थापित किए गए थे। इनका मुख्य उद्देश्य आम नागरिकों को कम कीमत में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना था, ताकि लोगों को बाजार से महंगा पानी खरीदने की मजबूरी ना हो। लेकिन वर्तमान में इन आरओ वाटर प्लांटों की स्थिति बेहद खराब हो चुकी है। अधिकांश प्लांट पूरी तरह बंद पड़े हैं। वहीं कई मशीनें तकनीकी खराबी के कारण काम नहीं कर रही हैं। मशीनों की नियमित देखरेख और मेंटेनेंस नहीं होने के कारण ये प्लांट धीरे धीरे अनुपयोगी हो गए। इसका खामियाजा सीधे तौर पर आम नागरिकों को भुगतना पड़ रहा है, जिन्हें अब स्वच्छ पेयजल के लिए अन्य विकल्पों पर निर्भर रहना पड़ रहा है। इस संबंध में जब नगर निगम कमिश्नर प्रकाश सर्वे से चर्चा की गई तो उन्होंने बताया कि शहर में स्थापित आरओ वाटर प्लांटों को पुनः शुरू करने के लिए जल्द ही टेंडर प्रक्रिया शुरू की जाएगी। टेंडर प्रक्रिया पूरी होने के बाद प्लांट का संचालन और रखरखाव सुनिश्चित किया जाएगा, जिससे एक बार फिर शहर वासियों को सस्ती दर पर स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराया जा सके। फिलहाल शहर के कई प्रमुख स्थानों पर लगे आरओ वाटर प्लांट बंद पड़े हैं और उनकी हालत जर्जर हो चुकी है। अब शहर वासियों की नजर नगर निगम की आगामी कार्रवाई पर टिकी हुई है। देखने वाली बात होगी कि निगम प्रशासन कब तक टेंडर प्रक्रिया पूरी कर इन प्लांट को दोबारा शुरू कर पाता है। गर्मी को देखते हुए सभी जोन कमिश्नरों को निर्देशित किया गया है कि जो जो कमियां हैं उसका फाइल बना लीजिए और टाइम से पहले आप टेंडर करके, चाहे मोटर पंप हो, चाहे क्लोरीन लिफ्टिंग का हो या अदर वर्क का हो,
चाहे आपका टैंकर का हो, सबको हमने वैकल्पिक व्यवस्था को बोल दिया गया है। हम लोग उसमें पेयजल संकट को देखते हुए व्यवस्था दुरुस्त कर लेंगे। सिटी कोतवाली पुलिस ने झपटमारी की घटना में त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से छीना गया मोबाइल, नकदी, पर्स तथा घटना में प्रयुक्त स्कूटी भी बरामद कर ली। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार 23 फरवरी को प्रार्थी अपनी स्कूटी से शिव टॉकी चौक स्थित होटल जीत कॉन्टिनेंटल में एक कार्यक्रम में शामिल होने जा रही थी। इसी दौरान होटल के सामने पीछे से काले रंग की स्कूटी पर सवार एक युवक ने झपट्टा मारकर उसका पर्स छीन लिया और मौके से फरार हो गया। पर्स में वीवो मोबाइल, 4500 रुपए, नगद तथा अलमारी की चाबी रखी हुई थी। घटना की रिपोर्ट पर सिटी कोतवाली थाने में अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू की गई। पुलिस टीम ने घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले और संदिग्ध के हुलिये के आधार पर लगातार तलाश शुरू की। इसी दौरान मुखबिर से सूचना मिलने पर पुलिस ने टिकरापारा निवासी 20 वर्षीय सौरभ पासी को घेराबंदी कर पकड़ लिया। पूछताछ में आरोपी ने वारदात करना स्वीकार कर लिया। उसके कब्जे से चोरी गया पर्स, मोबाइल, नकदी, घटना में प्रयुक्त स्कूटी जब्त कर ली गई है। राजधानी दिल्ली में आयोजित एआई समिट के दौरान हुए विरोध प्रदर्शन के बाद भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चीफ की गिरफ्तारी को लेकर सियासी माहौल गर्मा गया है। बताया जा रहा है कि उन्हें गिरफ्तार कर 4 दिन की पुलिस रिमांड पर रखा गया है। इस कार्रवाई के बाद देश भर में युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं में आक्रोश देखा जा रहा है। इसी कड़ी में बिलासपुर जिले के बेलतरा विधानसभा क्षेत्र में युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने पुतला दहन कर अपना विरोध दर्ज कराया और उदय भानु चीफ को तत्काल रिहा करने की मांग की। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि यह गिरफ्तारी लोकतांत्रिक आवाज को दबाने की कोशिश है। उन्होंने चेतावनी दी कि फिलहाल शांतिपूर्ण तरीके से विरोध किया गया है, लेकिन यदि उनकी मांगे नहीं मानी गई तो आगे चलकर देशव्यापी उग्र आंदोलन किया जाएगा। कार्यकर्ताओं ने कहा कि यह सिर्फ एक नेता की गिरफ्तारी का मामला नहीं, बल्कि लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की आजादी का सवाल है। अब देखना होगा कि केंद्र सरकार इस मांग पर क्या रुख अपनाती है। क्या जल्द रिहाई होगी या फिर विरोध की आग और भड़केगी? फिलहाल राजनीतिक तापमान लगातार बढ़ता नजर आ रहा है। अखिल भारतवर्षीय यादव महासभा छत्तीसगढ़ प्रदेश के एक ज्ञापन सौंपकर विवादित फिल्म यादव जी की लव स्टोरी पर तत्काल रोक लगाने की मांग की है। महासभा के प्रदेश अध्यक्ष भुवनेश्वर यादव के नेतृत्व में पदाधिकारियों ने यह ज्ञापन मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नाम कलेक्टर के माध्यम से सौंपा। ज्ञापन में कहा गया है कि संबंधित फिल्म का निर्माण एक निजी प्रोडक्शन कंपनी द्वारा किया गया है, जिसके पोस्टर, ट्रेलर और सोशल मीडिया प्रचार में यादव समाज की छवि को आपत्तिजनक और नकारात्मक संदर्भ में प्रस्तुत किया गया है। इससे समाज की भावनाओं को ठेस पहुंची है और व्यापक स्तर पर नाराजगी व्याप्त है। महासभा ने उल्लेख किया कि यादव समाज हमेशा सामाजिक समरसता, राष्ट्रीय एकता और सांस्कृतिक मूल्यों के संरक्षण में अग्रणी रहा है। ऐसे में किसी भी माध्यम से समाज की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाले कंटेंट को स्वीकार नहीं किया जा सकता। ज्ञापन में प्रशासन से मांग की गई है कि फिल्म के प्रदर्शन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई जाए और इसकी निष्पक्ष व गहन जांच कराई जाए, ताकि वास्तविक तथ्यों का पता चल सके। साथ ही यह भी कहा गया कि संवेदनशील विषय होने के कारण इसे केंद्रीय स्तर पर भी विचार हेतु भेजा जाए, जिससे भविष्य में किसी प्रकार की जातीय भावनाएं भड़कने की स्थिति न बने। महासभा पदाधिकारियों ने उम्मीद जताई है कि सरकार समाज की भावनाओं का सम्मान करते हुए संतुलित और न्यायोचित निर्णय लेगी। जो यादव जी के लव स्टोरी पिक्चर जो रिलीज होने वाला है 27 तारीख को ओकर हमन विरोध करे बर कलेक्टर साहब से ज्ञापन मुख्यमंत्री के नाम देहे हन। और हमन के विरोध ये है कि हमारे यादव समाज ला बदनाम करे बर ये पिक्चर ला निकाले गए है। और ये पिक्चर के माध्यम से हमारे जो महिलाएं हैं, महिला मन है, मतलब बेटी बहू सब जन के बदनाम करे के तरीका है। पिक्चर के जो टाइटल है वाला देख के हमन ला लगा थे पूरा अश्लीलता फैलाया जाते और एक हमन विरोध दर्ज कराए कलेक्टर साहब करा कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री कर ज्ञापन पहुंचाए बर आए हैं। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे होगी फिर मुलाकात। तब तक मुझे दीजिए विदा। नमस्कार।